हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष एएओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मेंस पेपर एग्ज़ाम जो कि 2 नवंबर को हुआ है, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन आपके समक्ष लाया हूं और हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि क्या एएओ से हम लोग बीपीएससी 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए क्या क्या सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो हम लोगों को एक डराने वाली भी बात है कि पहले हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे मेंस में। अब क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चन जो है इसमें पैटर्न बदला है, क्वेश्चन का लेवल भी टफ किया है, साथ ही साथ क्या किया गया है कि 4 क्वेश्चन पूछे हैं इस बार 5 क्वेश्चन। जो दूसरा सेक्शन होता है आईआर, तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, लेकिन उसमें क्या किया, इकोनॉमी से भी इंटर मिक्स किया। इकोनॉमी भी आपको करना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी करना पड़ेगा, उसको भी इंटरमिक्स। जैसे कि इससे पहले आईआर ही होता था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही होते थे कि भाई देश का क्या है, विदेश का क्या है, जो भी है वो सिर्फ आईआर इंडिविजुअली होता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप कर रहा है और दोनों को मिक्स कर रहा है। और तीसरा सेक्शन देखते हैं कि उसमें जो डीआई होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो एज इट इज़ है। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाहे बीपीएससी का मेंस हो या एओ का मेंस हो या सीडीपीओ का मेंस हो, सब में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें आपको दिए रहते हैं क्वेश्चन। तो उसमें से आपको पहला सेक्शन से 5, इसमें इस बार 4 क्वेश्चन दिए हैं तो 4 में से 3 करना है। दूसरे सेक्शन में भी 3 करने होते हैं और तीसरे सेक्शन से 2 करने होते हैं। मतलब कि टोटल आपको 3 घंटे में आपको टोटल 8 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आपको दिया भी रहता है इंस्ट्रक्शन में कि पहला सेक्शन से 3 क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन से 3 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या लेवल कैसा है, टफ है, आसान है या मॉडरेट है या किस प्रकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों एवं स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि नीचे से उभरते इतिहास, मतलब कि अब एग्जाम जो डायरेक्ट पहले आपसे पूछा जाता था कि संथाल विद्रोह बताइए या मुंडा बताइए, अब वैसे नहीं पूछे जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सबको सम्मिलित रूप से ही पूछे जा रहे हैं कि नीचे से उभरता हुआ इतिहास है क्या। तो वहाँ पे आपको बताना है कि है क्या नहीं है, और इसमें आपको बताना ही कि है ही। तो इसमें क्या करना है कि आपको स्टार्ट से लेके चलना पड़ेगा कि जो आंदोलन का क्या पृष्ठभूमि रहा, कि इस कैसे कैसे जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए वे क्यों हुए, जब उनको दबाया गया तभी ना हुए, क्योंकि उसे ईसाई धर्म का परिवर्तन किया गया, जो भारतीय जो बड़े लोग थे, उच्च वर्ग थे, उन्हें दूर रखा गया। तो वो धीरे धीरे किस प्रकार से कचोटा गया, उसको किस प्रकार से जमींदार और जो साहूकार उसे किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, किस तरह से वेतनाएं दिया गए, तो वो किस प्रकार से अंत्योदय जो है चोटिल होके भी वो उस प्रकार से कार्य हुआ। तो आपको ये सब भी देखना है कि जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरता हुआ, तो आपको इसमें पहले पृष्ठभूमि लिखनी है, फिर उसके बाद इसके बॉडी क्या क्या है उसके बारे में, फिर दूसरा स्टेटमेंट में जो है कि इसका लक्ष्य क्या था, स्वरूप क्या था। लक्ष्य क्या था, डीकुओं को भगाना, मतलब जो बाहरी लोग है, बाहरी लोग में कौन, विदेशी को, जो साहूकार है, जमींदार को, वो सबको भगाना था। और स्वरूप कैसा था, स्वरूप आप देख सकते हैं कि ये सब का नेचर में क्या था, बहुत सारे हिंसक थे। ये तो अहिंसा का नहीं था, हिंसक थे, भाला, खुरपी, धनुष, ये सब से वो लोग करते थे। चलिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन जो है ठीक है, लेकिन आपको दिमाग थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। भारत में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन थोड़ा सा इस बार उस फिक्स क्वेश्चन में भी डायनेमिक बनाने का प्रयास किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट से आता ही आता है। तो यहाँ पे इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या नेतृत्व विहीन था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या चालू हो गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल गया था। और दूसरी बात क्या हो रहा था कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था, तो उसी समय सारे जो नेता थे, बड़े बड़े नेता लोग को क्या कर रहा था कि जेल में डाला जा रहा था।
तो उस पे भी टिप्पणी करके दिखाना है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था। तो आपको यहाँ नेतृत्व विहीन नहीं, यहाँ नेतृत्व जो सारे लोग मिल के क्या कर रहे थे कि एक एक लोग नेतृत्व कर रहे थे, आपको वो दिखाना है। यहाँ आपको ये नहीं करना है कि हाँ नेतृत्व विहीन था इसलिए नहीं, नहीं, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि नेतृत्व जो था और भी ज़्यादा बढ़ गया था, कि यहाँ पे एक एक लोग अपने नेतृत्व को समझ रहे थे, एक एक लोग पूरे सबको संभाल रहे थे, पूरे देश के लिए जो आंदोलन थे उसको कर रहे थे। तो उसके बारे में आपको बताना। फिर बिहार में आपको बताना, बिहार में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा कौन है, जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं, तो उन लोगों के बारे में भी बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से बिहार में आंदोलन हुआ और वो किस प्रकार से योगदान दिए। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पर्सनैलिटी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन या तो गांधी से पूछा जाता है, या तो टैगोर से, या फिर जवाहरलाल नेहरू से। इधर से थोड़ा सा दायरा बीपीएससी बढ़ाई है, जो कि आपको जवाहरलाल नेहरू, आपको जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके भी आप देख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। ये फ्रेंड्स आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उनका क्या क्या बातें आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कि आसान क्वेश्चन है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए। आपको यहाँ पे बताना है, डिस्कस करना है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा मौर्य कला में दो प्रकार के कला होते हैं, एक जो होता है लोक कला होता है, तो लोक कला एक उधर होता है, तो उसमें आपको एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। और जितने भी स्तूप हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, राजकला के बारे में बताना पड़ेगा, राजकला के अंतर्गत स्तूप आ रहे हैं, या तो जितने भी पिलर्स हैं वो हैं, तो उस प्रकार से आपको मूर्तियां हैं ये सब बताना पड़ेगा। लोक कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जो हैं उसके बारे में सब आपको लिखना पड़ेगा, और क्या क्या विशेषता है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो फ्रेंड्स देख लिए आप लोगों ने कि क्योंकि इसमें इस बार 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, लेकिन क्योंकि हमेशा बीपीएससी में 5 पूछते थे, हो सकता है बीपीएससी भी इस बार उसके क्वेश्चन में भी आपको 4 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा सेक्शन को देखते हैं। दूसरा सेक्शन जो कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जो कि आईआर का सेक्शन होता है। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें आईआर का क्वेश्चन किस प्रकार रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क से आपका क्या अभिप्राय है। मतलब कि एक आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम पूछ दिया गया है, तो आपको इसके बारे में लिखना है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है। उसके बारे में फिर क्या बताया गया क्वेश्चन दूसरा कि यह किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है कि पहले सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि आपके पास यहाँ पे 10-15 इंस्टीट्यूट है, आपको उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि क्या क्या हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, फिर यूएनएससी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में, आप उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एससीओ क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आसियान क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आईएमएफ क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्वाड क्या है, मतलब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो देश को विदेश को जो चला रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है और उससे भारत के इकोनॉमी में क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर की। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है आईआर से कि कोल्ड चेन से आपका क्या अभिप्राय है। इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देख रेख ढांचे को सशक्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो एकदम नया लग रहा है कि कोल्ड चेन प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है, इस प्रणाली से अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इसमें टॉपिक क्या रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समसामयिक घटनाएं, भारत से संबंधित समसामयिक घटनाएं। ये क्वेश्चन कहाँ से, भारत से संबंधित समसामयिक घटनाएं हैं कि भारत के अंतर्गत जो कोल्ड चेन प्रणाली लाया गया उससे आप क्या समझ सकते हैं। तो आपको इस पर भी आपको देखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ये तो सब लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन आना ही आना था और बीपीएससी में भी आएंगे ही आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए। इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाएं।
जैसा कि फ्रेंड्स अभी जान ही रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो है चलाता जा रहा है, और वहाँ पे आयात निर्यात की व्यवस्था से क्या वर्तमान में और क्या दूरगामी में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि गेहूं का जो निर्यात होता है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, रूस और यूक्रेन से हो रहा है। सूरजमुखी में भी सबसे ज़्यादा कौन है, यूक्रेन है। तो अगर यहाँ पे युद्ध इस प्रकार चलते रहा और जो चेन है वो ब्लॉकेज रहेगा, तो कहीं ना कहीं भारत ही क्या पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम फेंकने को मिलेगा। तो उसमें भारत क्या इस प्रकार से क्या हानि हो रहा है उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ भविष्य में होने वाली क्या हानि है उसके बारे में बताना, और साथ ही साथ भारत जो अल्टरनेशन कि अगर यूक्रेन और रूस नहीं है तो भारत कहाँ से अपना करना पड़ेगा उसके बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूस से जो भारत है, जितने भी आर्म जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने बंदूक हैं, जितने भी, वो सब कहाँ से, रूस से। 70 से 80% जो सिपरी का आप देखिएगा रिपोर्ट, तो 70 से 80% कहाँ से लेता है, रूस से ही मंगवाता है। तो भारत को भी जो आर्म फोर्स है, जितने भी हथियार हैं, उससे भी क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको इस सब के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि आई आर तो है, साथ में साथ कृषि भी पूछ दिया है। मतलब कि आपको अब आई के साथ साथ इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो है उसको भी ऐसे संलिप्त तो होते ही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन में बदल सकती है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्योर आईआर का क्वेश्चन है, जो कि हमेशा इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड्स इस बार देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया। इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उससे पूछा गया। अब ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है कि भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी क्रियान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं, ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स में चाइना भी है, भारत भी है, और क्वाड में क्या है, चाइना नहीं है। क्वाड जो है चाइना के विरुद्ध लाया गया एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या कर रहा है, घेरने का प्रयास कर रहा है चीन को। तो फ्रेंड्स अब देखिए, यहाँ पे 2 बात हो सकता है। यहाँ पे तो ब्रिक्स भी दे दिया, हो सकता है आपको यहाँ पे एससीओ भी दे दे कि एससीओ भी, हाल में एससीओ ताशकंद में समझौता हुआ, एससीओ पे वहाँ मान लीजिए उच्च स्तरीय साझेदारी हुआ। फिर उसमें इसी प्रकार पूछ देगा कि क्वाड की गतिविधि से किस प्रकार से भारत और चीन के विरुद्ध जो है आपस में किस प्रकार से इसमें गतिविधि में सक्रिय है, और कैसे एक दूसरे को टसन में रह सकता है, किस प्रकार से उसको एक दूसरे को ओवरटेक कर सकता है, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखे कि इसमें जो आईआर का सेक्शन है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। और उससे पहले हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री सेक्शन से 4 क्वेश्चन थे, जो कि उसमें 3 करने हैं। अब फ्रेंड्स अब आ जाते हैं सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में कि हम लोग जानते हैं इसमें क्या रहता है, डीआई होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो है नॉर्मली ही रहा है, आपको इसमें देखने को मिल सकता है। एक इसमें पाई चार्ट है, और साथ ही साथ इसमें एक क्या बना हुआ है बॉक्स, इसमें रेशियो दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान ही होते हैं। इसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते, पहला जो टाइप था उसमें पाई चार्ट से पूछा गया। दूसरा जो क्वेश्चन है डीआई का, उसमें बार ग्राफ का पूछा गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे डाटा लिख के भी दे रहा है बार ग्राफ में कि 50 है, 55 है, 45 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का है, आप अगर इसको भी बनाते हैं तो ये आसानी से बन सकता है। अब तीसरा किस टाइप का पूछा गया है, तो इसमें आपको लाइन ग्राफ के बारे में तीसरा क्वेश्चन जो सेक्शन पूछा गया है, इसमें से लाइन ग्राफ को देखा गया है। और आखिरी जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें से टेबुलर ग्राफ पूछा गया है, आपको टेबल में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसमें जो डीआई का सेक्शन है, इसमें आप जो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, इसमें 4 टाइप से पूछा गया है, चारों 4 टाइप का इसमें से लिया गया है। डीआईएम जिस प्रकार से होता है, जैसे कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्या, इसमें किस प्रकार से पूछा गया, पाई चार्ट पूछ लिया। दूसरा सेक्शन से क्या पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन में बार ग्राफ पूछ लिया। तीसरा में लाइन ग्राफ पूछ लिया, और चौथा में टेबुलर पूछ लिया। और एक रडार होता है, वो उतना पूछा नहीं जाता है, ये नॉर्मली यही 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के या फिर
मिक्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप उसमें देख सकते हैं और हम लोग इसमें से क्या सीखें उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो सेक्शन ए है जो कि जीएस होता है उसका तो लेवल जो है अब वो चेंज हो रहा है। दूसरी बात कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो सीरियल नंबर है वो भी बदला है, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते थे, अब सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि 4 में से 3 करना है। टोटल क्वेश्चन करना है उतना ही 8 ही करने हैं, वो हम लोगों ने। दूसरा क्या देखा कि आईआर सेक्शन में क्या हो रहा है कि आपको उसमें से डीआई जो आईआर है उसमें आपको इकोनॉमी का भी सेक्शन फोकस करना पड़ेगा, साथ ही साथ ज्योग्राफी भी देखना पड़ेगा। और डीआई एज इट इज़ है, सेम है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।